हाल ही में पश्चिम बंगाल के ओबीसी सर्टिफिकेट कैंसिलेशन की खबरों ने हर तरफ खलबली मचा दी है। चारों तरफ अफवाहें हैं, डर है और सबसे बड़ी बात कंफ्यूजन है। जो छात्र सालों से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है जैसे सब कुछ अंधकार में चला गया है। लेकिन रुकिए, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे मूल तथ्यों और सरकारी स्रोतों के जरिए इस पूरे मुद्दे को डिकोड करेंगे। अफवाहों को साइड में रखते हैं और एकदम सिंपल भाषा में समझते हैं कि असल में हुआ क्या है, क्या बदला है और कैंडिडेट्स को आगे क्या करना है। चलिए इस पूरी गुत्थी को सुलझाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल जो इस वक्त हर स्टूडेंट और नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवार के दिमाग में घूम रहा है, क्या सच में पश्चिम बंगाल के सभी ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द हो गए हैं? क्या सालों की मेहनत पर पानी फिर गया? इसी डर को दूर करने के लिए हमें फैक्ट्स को देखना होगा। और सच बताऊं, इसका जवाब इतना सीधा नहीं है। इसका जवाब हाँ भी है और ना भी, और ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। तो आज के इस विश्लेषण का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। हम शुरुआत करेंगे ओबीसी फैसले के कॉन्टेक्स्ट से, फिर देखेंगे कि वास्तव में सर्टिफिकेट किसके रद्द हुए हैं। उसके बाद रीवैलिडेशन प्रोसेस को समझेंगे, चल रही भर्तियों पर इसके असर की बात करेंगे और आखिर में भविष्य के कट ऑफ और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के रोल पर चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, यानी इस ओबीसी फैसले का पूरा संदर्भ क्या है। देखिए, ये इतना बड़ा बदलाव अचानक हवा में से नहीं हुआ है। स्रोत बताते हैं कि वर्तमान राज्य सरकार अपनी नीतियों को केंद्र सरकार के साथ सिंक कर रही है, यानी तालमेल बिठा रही है। अमित शाह जी को एक मेंटर या ऑब्जर्वर के रूप में नियुक्त किया गया है ताकि राज्य और केंद्र की नीतियां एक ही ट्रैक पर चलें। इसका अल्टीमेट गोल बहुत साफ है, एडमिनिस्ट्रेशन और फंडिंग को सुव्यवस्थित करना। होता क्या था कि पहले राज्य के ओबीसी उम्मीदवार, खासकर कुछ खास उपजातियों के, अक्सर सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरियों में फायदा नहीं उठा पाते थे। इस नए सिस्टम का मकसद ही यही है कि कैंडिडेट्स को स्टेट और सेंट्रल दोनों जगह बिल्कुल एक समान अवसर और फायदे मिले। अब आते हैं भाग 2 पर, जो शायद सबसे जरूरी है। वास्तव में किसके सर्टिफिकेट रद्द हुए हैं? सबसे पहली बात, पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर 18 मई से पहले किसी ने भी सरकारी नौकरी ज्वाइन कर ली है या किसी स्कूल कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, तो वो बिल्कुल 100% सेफ हैं। कैलकाटा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के एकदम क्लियर ऑर्डर्स हैं कि 18 मई से पहले की किसी भी नौकरी या एडमिशन पर कोई आंच नहीं आएगी। इसका असर सिर्फ और सिर्फ उन पर पड़ेगा जो 18 मई के बाद नए सिरे से आवेदन कर रहे हैं। तो अगर आप पुरानी स्थिति में आते हैं तो एक लंबी सांस लीजिए, आप सुरक्षित हैं। अब बात करते हैं एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट की, ओबीसी ए और ओबीसी बी के बीच का अंतर। स्रोत के मुताबिक ओबीसी बी कैटेगरी के ज्यादातर सर्टिफिकेट रद्द कर दिए गए हैं और इन कैंडिडेट्स को अब जनरल कैटेगरी में माना जाएगा। लेकिन जो उम्मीदवार ओबीसी ए में आते हैं, उनके लिए अच्छी खबर हो सकती है। अगर उनकी विशिष्ट उपजाति या सबकास्ट सरकार की नई अप्रूव्ड लिस्ट में शामिल है, तो उनका सर्टिफिकेट पूरी तरह से वैलिड रहेगा। उन्हें कुछ भी नया करने की जरूरत नहीं है। बस एक नंबर याद रखना जरूरी है, 66। जी हाँ, पहले जो वैलिड उपजातियों की मास्टर लिस्ट थी, उसमें 144 नाम थे। अब ये लिस्ट कटकर सिर्फ 66 रह गई है। मतलब अगर किसी उम्मीदवार की उपजाति इन 66 में आती है, तो उनका सर्टिफिकेट बिल्कुल सेफ है। जो जातियां इस लिस्ट से बाहर हो गई हैं, बस उन्हीं के सर्टिफिकेट्स को रद्द माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, पुनर्वैधीकरण, या सिंपल शब्दों में कहें तो रीवैलिडेशन प्रोसेस। 1,69,00,000, ये नंबर सुनकर ही अंदाजा लग जाता है कि ये प्रोसेस कितने बड़े लेवल पर होने वाला है। साल 2010 के बाद से जितने भी कास्ट सर्टिफिकेट जारी हुए हैं, चाहे वो एससी हों, एसटी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस, इन सभी लगभग 1,69,00,000 सर्टिफिकेट्स की एसडीओ और डीएम द्वारा जांच की जाएगी। लेकिन ध्यान दीजिए, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये सब के सब रद्द हो रहे हैं। ये पूरी चेकिंग सिर्फ उन जाली या फर्जी डॉक्यूमेंट्स को बाहर निकालने के लिए हो रही है जो गलत तरीकों से हासिल किए गए थे। जिनके सर्टिफिकेट्स असली हैं, उन्हें डरने की रत्ती भर भी जरूरत नहीं है। तो अब करना क्या है? मेरी सबसे बड़ी सलाह यही होगी कि अभी तुरंत रीवैलिडेशन के लिए भागदौड़ मत मचाइए। सबसे पहले सरकार के ऑफिशियल नोटिस का इंतजार करना है। अभी के लिए बस अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को संभालकर एक जगह रख लीजिए। जब न्यूज़ या अखबारों में सरकार की तरफ से ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस आएं, बस तभी अप्लाई करना है। उसके बाद एसटीओ कैटेगरी और क्रीमीलेयर स्टेटस को वेरीफाई करेंगे। सही समय से पहले जल्दबाजी करेंगे तो सिर्फ अपनी परेशानी बढ़ाएंगे। चलिए अब आते हैं भाग 4 पर। इसका चल रही भर्तियों पर क्या असर पड़ेगा?
अदालत का जो शुरुआती आश्वासन था वो एकदम क्रिस्टल क्लियर था। लॉजिकली देखा जाए तो जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस पहले से चल रहे हैं उन पर इस कैंसलेशन का कोई असर नहीं होना चाहिए। जिन लोगों ने पहले ही फॉर्म भर दिया है और जिनकी प्रक्रिया चल रही है उन्हें कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब कुछ नॉर्मल चलना चाहिए। लेकिन यहाँ एक पेंच फंस गया है। श्रम विभाग की एक हालिया अधिसूचना या नोटिफिकेशन ने थोड़ा कंफ्यूजन पैदा कर दिया है। इसमें 27 जनवरी से 100 पॉइंट वैकेंसी रोस्टर को रिफ्रेश करने की बात कही गई है। अब इससे एक ग्रे एरिया बन गया है। क्या राज्य सरकार इन नए नियमों को SLST और ग्रुप C या D जैसी पुरानी चल रही भर्तियों पर पीछे की डेट से यानी रेट्रोएक्टिवली लागू करने की कोशिश करेगी? सच कहूं तो ये अभी पूरी तरह साफ नहीं है और सरकार को जल्द ही इस पर कोई क्लैरिटी देनी होगी। और अब हम अपने आखिरी और सबसे दिलचस्प हिस्से पर हैं, भाग 5, भविष्य के कट ऑफ और EWS। आजकल बाजार में अफवाहें बहुत गर्म हैं कि कट ऑफ आसमान छूने वाले हैं, लेकिन डेटा कुछ और ही कहानी कहता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जनरल कट ऑफ में कोई भारी गिरावट नहीं आएगी क्योंकि जो OBC B के टॉपर स्टूडेंट्स थे वो अब जनरल कैटेगरी में ही एग्जाम देंगे। और दूसरी तरफ जो OBC की सीटें बची हैं उनका कट ऑफ भी अचानक से नहीं उछलेगा। क्यों? क्योंकि सोचिए, अगर रिजर्वेशन की सीटें कम हुई हैं यानी 1444 से 66 जातियां, तो वहां कम्पीट करने वाले कैंडिडेट्स भी तो कम हो गए हैं ना। तराजू के दोनों पल्ले एकदम बैलेंस हो गए हैं। और हाँ, जो लोग OBC से बाहर हुए हैं उन्होंने वापस जनरल पूल में 10% का इजाफा कर दिया है। और यहीं पर सामने आती है उम्मीद की एक बहुत बड़ी किरण, EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। जो कम्युनिटीज अब OBCB से बाहर हो गई हैं, खासकर वो जहां गरीबी दर ज्यादा है, वो अब EWS सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकती हैं। अगर ऐतिहासिक डेटा देखें तो कई एग्जाम्स में EWS का कट ऑफ OBCB से भी काफी नीचे जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि जो कैंडिडेट्स अपनी पुरानी कैटेगरी से डिस्प्लेस हुए हैं वो अगर EWS में आते हैं तो उन्हें पहले से भी ज्यादा फायदा मिल सकता है। ये आने वाले एग्जाम्स के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो बात आखिर में इस बड़े सवाल पर आकर रुकती है। पश्चिम बंगाल में कम्पिटिटिव एग्जाम्स का पूरा लैंडस्केप अब बदल चुका है। नियम बदल गए हैं, कैटेगरीज बदल गई हैं और जाहिर सी बात है कंपटीशन का तरीका भी बदल गया है। ऐसे में जो एस्पिरेंट्स इस नए EWS और OBC डायनेमिक्स को सबसे पहले समझेंगे वही इस नई रेस में आगे निकलेंगे। इस बदलते माहौल में आपकी क्या नई रणनीति होने वाली है? हम इस पूरे मुद्दे पर आगे भी अपनी नज़र बनाए रखेंगे। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।